पहले तो सभी का धन्यवाद जो आपने अपने मंच पर इस कार्यक्रम में मुझे जो है सम्मान दिया है यहाँ बुलाकर। और मैं उन सभी का भी आभार व्यक्त करूंगा, उनका धन्यवाद करता हूं कि आप सब जुड़े। मुझे बताया गया है कि युवा विचार मंच है जो आज जिसके सामने मुझे अपनी बात रखनी है। और मैं खुद 32 साल का हूं, तो मैं भी एक युवा हूं। तो आज मैं कहीं भी जाता हूं तो मेरा लेक्चर होता है या व्याख्यान होता है, लेकिन आज मैं डिस्कशन करने आया हूं। और हम ये देखेंगे कि हम अगले 30-35 मिनट में कुछ अच्छा निकल कर आए। आपको अच्छा लगे अपने घर लेके जाना, उस पर विचार करना, अगर नहीं लगे तो छोड़ देना। आजकल मैं एक इंसिडेंट से शुरुआत हमेशा करता हूं, क्योंकि वो इंसिडेंट मेरी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा इंसिडेंट था। तो मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर काम करता हूं हॉस्पिटल में। हमें सुबह अपने एरिया का राउंड लेना होता है हॉस्पिटल का। तो मैं वो राउंड ले रहा था, तो मैं एक कमरे में घुसा, वहां पर एक 12 साल का बच्चा था जिसको कैंसर था। अब उस 12 साल के बच्चे ने, जैसे ही मैं कमरे में घुसा, उसने मुझे कहा कि सर, मैं कल से लगभग 150 से 200 बार जो भी स्टाफ इधर आ रहा है मुझे दवाई देने या कोई काम करने या मेरा ट्रीटमेंट देने या कुछ भी करने, मैं उसको ये बोल रहा हूं कि कल मुझे जो इंजेक्शन दिया था वो आप मुझे आज भी दे दो, ताकि मैं कल आधे पौने घंटे सो गया था, मैं कल से सोया नहीं हूं, मैं बस सोना चाहता हूं आधे पौने घंटे। ये 12 साल के एक बच्चे के शब्द थे मुझे, जब मैं सुबह राउंड ले रहा था अपने हॉस्पिटल का। उसकी माँ भी उसके साथ में थी। उसका जो शरीर तो पत्थर का था ही, उसका जो एक्सप्रेशन होते हैं फेस पे, कोई एक्सप्रेशन नहीं, वो बेचारी पत्थर हो चुकी थी। मतलब आंसू भी उसके आंखों में से नहीं आ रहे थे उस माँ के। और वो बच्चे का दर्द मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों में। मुझे आज भी यो का यो वो सीन याद है। हम एडमिनिस्ट्रेशन में मैं काम करता हूं, मुझे पता था उसे जो है मोर्फिन का हाई डोज लगेगा, हाई डोज की ये पेन किलर्स लगेंगी। बट उसके बाद भी मैं अपने कैबिन में गया, मैंने उसके ट्रीटिंग डॉक्टर को बुलाया। मैंने उससे पूछा कि सर, क्या हम इस बच्चे को वो पेन किलर दे सकते हैं या इसके पेन में कुछ रिलीफ कर सकते हैं, ये बेचारा कल से सोया नहीं है, कल आधा घंटा सोया था ये। तो उस डॉक्टर ने मुझे जब कहा ना, मैं हिल गया। उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि सर, हम इनको ऑलरेडी हाई डोज पेन किलर्स दे रहे हैं। ये बच्चा बीमारी की वजह से तो हो सकता है 6 महीने बाद मरे, लेकिन अगर हम इस तरीके से इसको ऐसे ही पेन किलर देते रहे तो ये बच्चा हो सकता है कल मर जाए। अब आप सोच सकते हैं अब आप सोच सकते हैं कि मतलब क्या गुजर रही होगी, अगर आप उस सीन को थोड़ा सा सोच सके, उसको क्रिएट कर सके। जब मैं इसके ऊपर पढ़ने लगा, मेरे को लगभग 4 से 5 साल हो गए इन चीजों पर काम करते हुए, तो मुझे 2-3 चीजें बाहर निकल कर आई कि ये सब क्यों हो रहा है। देखिए, यूरिया पेस्टिसाइड का खाना है, हमारा पोल्यूशन है, सब कुछ है। मैं इन सब चीजों को जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते, और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन उसके अलावा क्या है, 2-3 चीजें हैं जो इसमें से बाहर निकल कर आई। वो चीजें थी, जैसे हमने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जीन को जो है कमजोर कर दिया है। हम अक्सर कहते हैं, देखते हैं कि हमारे दादा परदादा बड़े जो है फिजिकली भी स्ट्रांग होते थे, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता था उनका। उसके साथ साथ फिर हमारे जो माता पिता हैं वो उनसे कमजोर है, हम फिजिकली और कहीं ना कहीं इम्यूनोलॉजिकली, मतलब इम्यून सिस्टम भी हमारा हमारे माता पिता से कहीं ना कहीं कमजोर है। इसके अलावा उसमें और सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं, हम बड़े आसानी से कह देते हैं बीमारियां बढ़ रही हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, खाना पीना खराब हो गया है। लेकिन मेन कारण तो यही है, पोल्यूशन है मान लिया, लेकिन जीन्स जो वीक हो रहे हैं उस पर कौन बात करेगा। जो हम खाना खा रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं कि एक 60 साल के व्यक्ति को कैंसर हो गया है, तो मैं ये काउंट कर सकता हूं कि उसने 60 साल अपने जीवन में यूरिया पेस्टिसाइड का खाना खाया है। लेकिन अगर एक 5 साल के बच्चे को, एक 10 साल के बच्चे को, एक 12 साल के बच्चे को अगर कैंसर हो रहा है, तो
उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और आप उसको ये कैसे कह सकते हैं कि उसको जो है कैंसर है, इसके खाने पीने की वजह से कैंसर हुआ है या कोई भी बीमारी हुई है? एक 12 साल के बच्चे ने ऐसा क्या गलत खा लिया और कितना गलत खा लिया कि जो उसको 12 साल की उम्र में कैंसर हो गया? और एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, उसको होने में भी कुछ समय लगा होगा। तो इसमें से ये बाहर निकल के आता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जीन्स वीक हो रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपने बच्चों को कुछ ऐसा दे रहे हैं, कुछ ऐसा जहर दे रहे हैं जो उनको ये बीमारियां दे रहे हैं, बेशक से वो 5 साल का हो या 12 साल का हो। अगर एक 7 साल के बच्चे की हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है तो कहीं क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि क्यों वो ब्लॉकेज हो रही है, ऐसा क्या हो रहा है? एक 5 साल के 12 साल के बच्चे को दिमाग की बीमारी हो रही है तो ऐसा क्या उसने कर दिया, ऐसा क्या पोल्यूशन जो है पोल्यूटेंट्स उसके दिमाग में चले गए, या ऐसा क्या खाने का चला गया जो उसके ये दिमाग की बीमारियां हो रही है उसको? तो इसमें से क्या निकल के आया? इसमें से एक चीज निकल के आई जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है आ रही है, जो बच्चों को एक निरंतर रूप में दी जा रही है, वो है वैक्सीनेशन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर किसी को भी नहीं पता तो वो ये उठता है कि भाई स्टैट्स आते हैं कि बीमारियां कम हो रही है, मैं उस पर बात करूंगा। मुझे 30-35 मिनट दी गई है, हालांकि विषय के लिए थोड़ी कम है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा अपना पूरा विषय रखूं आज। तो क्या है कि जो स्टैट्स दिखाए जाते हैं वो कितने ठीक है कितने नहीं, उस पर मैं एक बार एक आपके सामने वो रख देता हूं। आप मैंने अगर किसी के पास कॉपी पेन है तो आप नोट कर सकते हैं। एक आर्टिकल छपा है डेथ बाय मेडिसिन, डेथ बाय मेडिसिन, ये लिखा है बाय गैरी नल एंड हिज टीम, GARYNULL। ये इस व्यक्ति ने आर्टिकल लिखा है, ये बहुत अच्छा आर्टिकल और पढ़ने लायक हम सबके। तो उसने क्या बताया है? उसने उस आर्टिकल में लिखा है कि एक सर्वे हुआ 2003 में, उस सर्वे में क्या निकल के आया कि अमेरिका में जितने भी क्लिनिकल रिसर्च हो रहे थे ड्रग कंपनीज या वैक्सीन कंपनीज के, उनके बोर्ड के जितने भी मेंबर थे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि जितने भी क्लिनिकल रिसर्च हो रहे थे ड्रग कंपनीज के, मतलब ड्रग्स के और वैक्सीन के, उनके जितने भी बोर्ड के मेंबर्स थे जो डिसाइड करते थे ये ड्रग काम की है ये काम की नहीं है, उसमें आधे से ज्यादा बोर्ड के मेंबर किसी ना किसी ड्रग कंपनी के कंसल्टेंट थे। मतलब एक ड्रग कंपनी का कंसल्टेंट सुबह आकर बैठ जाता है एक क्लिनिकल बोर्ड में जहां एक ड्रग पर रिसर्च चल रही है, वो ड्रग और वो वैक्सीन फाइनल होगी या ना होगी उसको फिर वो साइन करता है। वो ड्रग कंपनी से पे ले रहा है तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या करेगा। एक और रिसर्च इसी में आती है, उसमें ये निकल के आया कि अगर कोई भी ड्रग कंपनी किसी भी ड्रग के लिए किसी रिसर्च को फंड करती है तो द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट रिसर्च, गेटिंग दैट ड्रग फाइनलाइज्ड इज 90%। मतलब अगर किसी ड्रग पर रिसर्च हो रही है और उसको फंड किया गया है तो उसके 90% चांसेस है कि वो ड्रग पास हो जाएगी। और उसी में आगे बताया गया कि अगर कोई भी जो है कंपनी उस रिसर्च को फंड नहीं करती तो उसको उस ड्रग को फाइनलाइज या अप्रूव होने के चांसेस है मात्र 50%, मतलब 50%। ये एक एक्यूरेट फिगर है। मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो 50% हो सकता है वो सफल हो, 50% ना हो, लेकिन अगर कोई फंड कर रहा है तो 90% वो ड्रग पास होगा। आप कहीं पर भी चले जाइए, कहीं पर भी कोई भी चीज कर लीजिए, कोई भी बड़ी कंपनी हो वैक्सीन की, बिल गेट्स की इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कंपनीज का कोई ना कोई वहां पर फंड वो बिल गेट्स की कंपनी करती है वैक्सीन की कंपनी को जो रिसर्च कर रही है। कोई भी कंपनी हो, चाहे वैक्सीन टाइकून बिल गेट्स को कहा जाता है। और मैं ऑन रिकॉर्ड एक और डाटा दे दूं कि इटली की एक MP है, सांसद है, सारा कुनियाल, उसने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में यह कहा था कि बिल गेट्स शुड बी अरेस्टेड फॉर अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कि उसने वैक्सीन के द्वारा जो है बच्चों को पैरालिसिस और बीमारियां दी हैं, वो डीपॉपुलेशन की तरफ, प्रोग्राम की तरफ जा रहा है। ये ऑन रिकॉर्ड इटली की पार्लियामेंट में
ये जो है बयान है सारा कुनियाल, जो एमपी है इटली में। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो डेटाज हमें बताए जाते हैं कि भाई वैक्सीन से पहले इतनी बीमारियां थी या वैक्सीन के बाद इतनी बीमारियां कम हो गई, तो वो कैसे स्टैटिस्टिक्स, वो कैसे डेटाज ठीक है। और अगर हम मान ले, मैं ये कह रहा हूं, अगर हम मान ले 1% के लिए अगले 30-35 मिनट के लिए हम ये मान ले कि वो डेटा ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं। तो मैं उस डेटा पर बात करना चाहता हूं जो डेटा हमसे छुपाया जाता है। भाई डॉक्टर हमें ये कह देता है कि जी वैक्सीन लगवाओ, बच्चा स्वस्थ रहेगा, मान लिया जी आपकी बात, लेकिन वैक्सीन में होता क्या है वो कभी भी नहीं बताता, आज तक नहीं बताया। हम उस पर बात करते हैं। वैक्सीन में, कोई भी वैक्सीन जब बनती है तो 4-5 चीजें लगती हैं। पहली चीज उसमें लगती है कि वो वैक्सीन बन किस चीज के लिए रही है। पोलियो सबसे मोस्ट कॉमन वैक्सीन है, इसलिए मैं पोलियो का उदाहरण लेकर चलूंगा ताकि हम सबको समझ में आ जाए। पोलियो की वैक्सीन अगर बनेगी तो पोलियो का वायरस उसमें डलेगा, ये पहली चीज होती है। अब वो 2 फॉर्म में डलता है, या तो वो लाइव डलेगा, जिंदा डलेगा, उसको कमजोर करके उस वायरस में डाल दिया जाएगा, या उसको डेड मतलब मार कर उसमें डाल दिया जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी वायरस की वैक्सीन, जैसे पोलियो वायरस है, तो वो बिना किसी भी सेल कल्चर के बन नहीं सकती। अगर पोलियो के वायरस को बंदर की किडनी के सेल में से न कल्चर करके पास करके किया जाए तो कभी भी पोलियो की वैक्सीन नहीं बन सकती। अगर ये जो है फीटल सेल होते हैं, इसको आप एक और नाम से शायद जानते हो, एफबीएस, फीटल बोविन सीरम सेल्स। मतलब ये क्या होता है, जब एक गाय गर्भवती होती है तो उसके पेट में जो काफ होता है उसको गर्भवती पेट को ही काट दिया जाता है, और जो फीटस निकलता है, जो बच्चा निकलता है, उसके ब्लड के सेल को लिया जाता है और उसमें से पोलियो के वायरस को या वायरस इन्फेक्शन कोई भी वायरस हो उसको पास किया जाता है ताकि उसकी शक्ति कमजोर हो जाए और फिर वो वैक्सीन बनती है। इसके बिना वो वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन नहीं बन सकती, आप चाहे कितना ही कुछ कर लीजिए। ये एक चीज हुई। तो इसके बाद हम ये सोच सकते हैं कि हम शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, जिनके लिए ये मैटर करता है। जैसे हमारे जो जैन धर्म से रिलेटेड भाई होते हैं वो ये कहते हैं कि हम जो है प्योर वेजिटेरियन है, और वो इस चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं, वो हर चीज में ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। तो क्यों नहीं वैक्सीन कंपनियों ने हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में को ध्यान में रख के ये कहा कि भाई या तो हम ऑल्टरनेटिव क्रिएट करें, और अगर आप ऑल्टरनेटिव क्रिएट नहीं कर पाते तो हम आपको पहले ये बताएं कि जी इसमें ये चीजें हैं, अगर आप लगवाना चाहते हैं तो लगवाइए, वरना आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है, हम छुपाएंगे नहीं। क्यों नहीं इन्होंने कंसेंट लिया हमसे, ये पहली चीज होती है। दूसरी चीज, कोई भी अगर वैक्सीन बनती है तो उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव डलते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। पैकेज्ड फूड कोई भी आता है उसमें आप जानते हैं प्रिजर्वेटिव डलते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। इसमें क्या डलता है, इसमें 2 चीजें डलती हैं। मैं ज्यादा डिटेल में आज बात नहीं करूंगा, अगर मुझे दोबारा आप लोगों ने समय दिया तो मैं डिटेल में जरूर बात करूंगा। पहली चीज एज ए केमिकल प्रिजर्वेटिव जो किसी भी वैक्सीन में डलता है वो है 2-फिनॉक्सी इथेनॉल। ये अल्कोहल का एक कंपाउंड है, और मैं इसमें ज्यादा आपको नहीं कहूंगा, मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि आप गूगल पर फिनॉक्सी इथेनॉल सर्च करना और उसके विकिपीडिया को खोल लेना। उसमें आपको एक ये लगेगा, इसको बोलते हैं जीएचएस रेटिंग मिलेगी, उसके सामने आपको लिखा होगा वार्निंग, इट इज हैजार्डस फॉर हेल्थ। ये 2-फिनॉक्सी इथेनॉल जो हैजार्डस फॉर हेल्थ है वो बच्चे की वैक्सीन में डाला जाता है। और ये क्या करता है, ये न्यूरो मतलब दिमाग की जो नसें होती हैं और जो शरीर की नसें होती हैं उनके लिए खतरनाक है। पेट की बीमारियां ये करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा मेन जहां से चलता है, सिस्टम चलता है बॉडी का, उसकी नसों का डिप्रेशन 2-फिनॉक्सी इथेनॉल लेकर आता है। क्यों हमें नहीं बताया गया कि 2-फिनॉक्सी इथेनॉल इसमें वैक्सीन में डाला जाता है। यहां पर एक और बात मैं बता दूं कि ये जो कंपनियां हैं या कोई भी है, आजकल एक फंडा चलाया हुआ है कि देयर इज ए मिनिमम मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट। मतलब किसी भी जहर की या किसी भी चीज की एक परमिसेबल लिमिट है जी आपकी बॉडी में जाने की। तो मैं बता दूं कि देयर इज नो परमिसेबल लिमिट फॉर अ बॉडी टू ईट या टू ड्रिंक अ पॉइजन।
जहर खाने की कोई भी परमिसेबल लिमिट नहीं हो सकती अगर हम एक अच्छे समाज में, अगर हम एक मानवतापूर्ण समाज में रह रहे हैं। तो ह्यूमैनिटी अगर है तो जहर खाने की कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट नहीं हो सकती। 2-फिनॉक्सीइथेनॉल के अलावा जो दूसरा प्रिजर्वेटिव डलता है वो होता है थिमरोसेल, THIMEROSAL। थिमरोसेल में आज तक व्यक्ति को जितने भी जहरों के नाम पता है उसमें से सबसे खतरनाक जहर जो दूसरे नंबर पर आता है वो होता है मरकरी, मतलब पारा। थिमरोसेल में 50% तक पारा है, 50% तक। एक स्टडी हुई जिसमें बताया गया कि 1940 से लेकर 1940 से लेकर और 1998 तक कुछ ऐसा ये पीरियड था जहां पर थिमरोसेल का जो है पता चला, थिमरोसेल यूज हुआ मेडिसिन में भी और वैक्सीन में भी। उसके बाद 1998 में थिमरोसेल बैन कर दिया गया अमेरिका में, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। तो एक स्टडी हुई कि 1980 से पहले 10,000 में से एक बच्चे को ऑटिज्म की बीमारी थी, दिमाग की बीमारी थी। और एक स्टडी फिर हुई जब वैक्सीन का और मेडिसिन का इस्तेमाल हुआ, उसमें क्या निकल कर आया? उसमें निकल कर आया कि 2002 के बाद हर 250 में से एक बच्चे को ऑटिज्म की बीमारी है, दिमाग की बीमारी है। कहां 10,000 में से एक बच्चे को हो रही है और कहां 250 में से अब एक बच्चे को हो रही है। आप डेटा निकाल कर देखिए, हर कोई ये कहेगा थिमरोसेल इज नॉट रिलेटेड टू ये ऑटिज्म या न्यूरल डिजीजेज। लेकिन ये अगर डेटा है तो ये हमसे क्यों छुपाया गया, चाहे वो एक ही आर्टिकल में क्यों ना आया हो? क्यों हमसे छुपाया गया ये डाटा? कैलिफोर्निया में रिसर्च हुआ कि जब मीजल्स की, खसरा जिसको हम बोलते हैं, उसकी वैक्सीन का प्रोग्राम चला गया तो उसके बाद जो ये ऑटिज्म के केसेस थे वो 1000% से बढ़ने चालू हो गए। 1000%, मतलब 1000% से थिमरोसेल के जो ऑटिज्म के केसेस थे वो बढ़ने चालू हो गए। क्यों ऐसा हुआ? कहीं भी नहीं मिलेगा। उसके बाद ये दूसरी चीज थी केमिकल प्रिजर्वेटिव। उसके बाद एक चीज होती है केमिकल स्टेबिलाईजर, ताकि ये जो चीजें मिली हैं ये स्टेबिलाईज हो जाए, ये अलग अलग ना हो, ये निकल जो है खराब ना हो। उसके लिए डाला जाता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG। इसको आप अजीनोमोटो के नाम से भी जानते होंगे। और अजीनोमोटो एक बहुत बड़ा न्यूरो ब्लॉकर है, न्यूरो डिप्रेसेंट है। ये नसों को ब्लॉक कर देता है, उनको जो है डिप्रेशन, हमारे CNS की जहां से पूरा सिस्टम चलता है, मैंने जैसे पहले बताया, उसको ब्लॉक करता है। अब ये हमारे बच्चे की वैक्सीन में डाला जाता है। इसके बाद आता है एडजुवेंट्स बोलते हैं। इसके बाद जो चौथी चीज आती है मेडिकल लैंग्वेज में, उसको ये किस लिए होते हैं मैं आम भाषा में बता देता हूं। ये इसलिए होते हैं कि जब भी एक बच्चे को वैक्सीन का टीका दिया गया तो वो क्या करता है, एक हमारा शरीर रेस्पॉन्स दे, बच्चे का शरीर रेस्पॉन्स दे। जैसे जिस भी दिन वैक्सीन लगाई गई तो बच्चे को बुखार आता है या उसको लूज मोशन होता है या कोई भी ऐसा हल्का फुल्का जो भी साइड इफेक्ट्स कह लीजिए या रिएक्शन कह लीजिए, वो इन एडजुवेंट्स का काम होता है। इसके नाम पर डाला जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम फॉस्फेट। मैं बता दूं कि एल्यूमिनियम हमारे शरीर में दिल, दिमाग और फेफड़े, 3 चीजों के लिए सबसे खतरनाक केमिकल है। इससे खतरनाक केमिकल हमारे शरीर के लिए हो नहीं सकता। शायद आप लोगों को जानकारी हो कि एल्यूमिनियम के बर्तनों पर बड़ा बवाल होता है कि एल्यूमिनियम के बर्तन या एल्यूमिनियम का जो प्रेशर कुकर होता है वो हमें खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम लीचिंग होती है। इससे क्या होता है, जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति के शरीर में एल्यूमिनियम जाता है तो पहली चीज तो यह कि आज तक कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं बनी जो हमारे शरीर से एल्यूमिनियम को निकाल दे। अगर एक बार एल्यूमिनियम हमारे शरीर में चला गया उसके बाद ये निकल ही नहीं सकता। दूसरी चीज, टीबी की बीमारी, फेफड़े की, जैसा मैंने बताया, एल्यूमिनियम करता है। डायबिटीज एल्यूमिनियम करता है। उसके बाद न्यूरल डिप्रेसेंट, दिमाग की बीमारी, एल्यूमिनियम करता है। ये सब एल्यूमिनियम लीचिंग की वजह से होती है। क्या हमें आज तक पता है कि हम एल्यूमिनियम हमारे बच्चे की वैक्सीन में डाला जाता है? ये सब जो चीजें हैं ये हमारे पास विद RTI की इंफॉर्मेशन से है।
गवर्नमेंट, भारत सरकार ये कहती है, उसने आरटीआई में, हमने आरटीआई लगाई थी तो उन्होंने कहा कि ये चीजें हम डालते हैं। 1998 में थिमरोसेल जैसा खतरनाक अमेरिका में बैन हो गया, लेकिन आज मैंने इसलिए आपको बताया कि भारत में आज भी 2020 में चल रहा है आरटीआई की, सरकारी आरटीआई की हमारे पास जानकारी है। तो आप सोच कर देखिए, मतलब ये सारी चीजें हमारे बच्चे की वैक्सीन में डलती हैं, लेकिन आज तक हमें जानकारी नहीं है। और यही नहीं, इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड डलता है और सुक्रोज डलता है, जो डायबिटीज आगे बच्चे के शरीर में या व्यक्ति के शरीर में करता है। 10 से 15 करोड़ लोग हैं जो डायबिटीज को से ग्रस्त हैं भारत में, सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड। हर साल 5 लाख लोग जो है टीबी की बीमारी से मर जाते हैं। हम सोचते हैं कि बीमारियां बढ़ रही हैं, बीमारियां तब बढ़ रही हैं जब हम बच्चे के शरीर में ही जहर डाल रहे हैं, वरना शरीर अंदर तक लड़ता रहता है कि मैं बीमार ना हूं, मैं बीमार ना हूं। क्यों? क्योंकि नेचर ने हमें ऐसा बनाया है, शरीर की रचना ऐसी की गई है कि अगर थोड़ा बहुत जहर भी तो जाए तो शरीर उसको संभाल लेता है, लेकिन जब हम उसको डालते ही रहते हैं तो बेचारा शरीर भी क्या करे। एक और चीज डलती है हमारे बच्चे की वैक्सीन में, उसके ऊपर मैं और बता दूं, एंटीबायोटिक डलती हैं, ताकि जो मिक्सचर हमने बनाया, जो वैक्सीन बनाई है, उसमें कोई और माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो जाए। अच्छा, वैक्सीन, इसमें एंटीबायोटिक के नाम पे क्या क्या डलता है? नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी ये एंटीबायोटिक डलती है बच्चे की वैक्सीन में। गूगल पर सिर्फ एक वर्ड लिखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ये देख लीजिएगा कि ये किस बीमारी में इस्तेमाल होती है। जब किसी भी शरीर में सीवियर या डेंजरस इन्फेक्शन होता है, डेंजरस या सीवियर इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है। तो आप ये देख लीजिए, जब बच्चे को कोई बीमारी ही नहीं है, उसको हम बेफालतू में स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक दे रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है कि भारत में हर साल 50,000 बच्चे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की वजह से दम तोड़ देते हैं। अक्सर आपने अपने जीवन में कभी तो ये सुना होगा कि भाई व्यक्ति बीमार है, हाँ, डॉक्टर ये कहता है कि हमने पूरी कोशिश की जी, हमने सभी दवाइयां दे के देख ली, दवाई काम नहीं कर रही। क्यों काम नहीं कर रही? क्यों? इसलिए काम नहीं कर रही कि जब शरीर को जरूरत नहीं थी तब भी आप उसको एंटीबायोटिक दे रहे थे, और जब शरीर को बीमारी हुई तो शरीर ने उससे रेसिस्टेंस पैदा कर लिया कि भाई ये चीज तो बार बार आ रही है, तो इससे रेसिस्टेंस पैदा कर लिया। इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है कि पूरे विश्व में 7 लाख से ज्यादा लोग एंटीमाइक्रोबियल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की वजह से दम तोड़ देते हैं। अब आप बताइए कि जब बच्चे को स्ट्रेप्टोमाइसिन वैक्सीन में डलेगी, उसके बाद कितनी वैक्सीन लगती हैं? भारत में अभी भी 15-20 वैक्सीन तो कम से कम चल रही हैं, जो बच्चे में हर वैक्सीन में एंटीबायोटिक होती है। तो हम उसको क्या ओवरडोज नहीं कर रहे हैं एंटीबायोटिक से? आगे चलकर उसको छोटा भी इन्फेक्शन होगा तो क्या एंटीबायोटिक काम करेगी? फिर डॉक्टर ये कह देगा कि जी हम क्या करें, हमने तो कोशिश तो पूरी की जी। तो प्रॉब्लम को समझना होगा। मैं डिटेल्ड में अब नहीं जा रहा क्योंकि समय की भी कमी है। तो प्रॉब्लम को हमें समझना होगा कि प्रॉब्लम चल कहां से रही है। आप सब लोग युवा हैं, ठीक, आप लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन जो हमारे आने वाले बच्चे होंगे, आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि बच्चे जो है बीमार होने अभी भी शुरू हो रहे हैं बच्चे, तो अपने बचपन में और जवानी में भी, तो वो खुद के लिए या देश के लिए या धर्म के लिए, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, कैसे करोगे जब तक हेल्थ ही नहीं होगी? कभी भी हमें सच्चा डेटा या एग्जैक्ट डेटा नहीं बताया जाता। ऑफिशियल अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं कि भारत में पोलियो की वजह से 70,000 से लेकर 5 लाख तक का डेटा है। ये मैं इसको रेंज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है। कोई ये कहता है 70,000 बच्चे, कोई ये कहता है 5 लाख बच्चे। तो ये कहते हैं कि 70,000 से लेकर 5 लाख बच्चे पोलियो की वजह से लकवाग्रस्त हुए हैं, उनको पैरालिसिस हुआ है। तो पोलियो की वैक्सीन ने क्या किया है? कभी ये डेटा, चलो ठीक है, अगर हम ये मान ले, मैंने कहा कि अगर हम ये मान लेते पोलियो को इरेडिकेट किया गया, तो मतलब इरेडिकेट किया तो कम से कम उन 5 लाख के बारे में तो बताओ, या उन 70,000 के बारे में तो बताओ जिनको पैरालिसिस हुआ।
और ये ऑन रिकॉर्ड डाटा है, ऑफ रिकॉर्ड कितना होगा वो मैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, ये हमसे क्यों छुपाई जाती हैं? अंधाधुंध हर एक बच्चे को भारत में पोलियो दिया गया है, लेकिन क्या किसी को आज तक पता है कि पोलियो की वैक्सीन उस बच्चे को नहीं दी जानी चाहिए जो माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त है, जिसको माल न्यूट्रिशन है? क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में अगर वो जाएगी तो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस नहीं होती है। ये एक आर्टिकल में छपा गया, किसी को एक कोने, उस आर्टिकल को कोने में फेंक दिया, बस बात खत्म। क्यों? क्योंकि पोलियो की वैक्सीन को हर किसी को देना था। क्यों? क्योंकि सब इसका खेल है। तो ये सब चीजें हैं जो हमसे छुपाई जाती हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को, ये जो कंपनियां हैं, ये इनका फायदा है, कहीं ना कहीं जो मेडिकल फील्ड में है उनका फायदा है। इन सब चीजों को हमसे छुपाया जाता है और फाइनली क्या होता है? फाइनली आगे चलकर बच्चे बीमार होते हैं। मेरा सिर्फ इतना है कि अगर किसी को जरूरत है दवाई की तो उसको दवाई मिलनी चाहिए। अगर आप ये कहें कि क्या वैक्सीन पूरी गलत है, तो मैं आपको एक ऐसा भी एग्जांपल देता हूं कि सिर्फ एक स्मॉल पॉक्स ऐसी बीमारी है जो वैक्सीन जिसकी हुई थी, जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हुई। इसके अलावा मेरी नॉलेज में एक भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी वजह से, वैक्सीन की वजह से जो बीमारी इरेडिकेट हुई। और वो भी मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेदिक वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स की, जो बंगाल में होती थी, जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हुआ। और जब से ये पेटेंट, जब से ये ड्रग कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जब से ये वैक्सीनेशन सिस्टम आया है वेस्टर्नाइज्ड, उसके बाद बीमारियां घटी हैं या बढ़ी हैं, इस पे मुझे लगता है मुझे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम सब इतना जानते हैं, स्टैट्स हम सबको पता है। मुझे लगता है मेरा जो टाइम था वो शायद खत्म हो गया है। मुझे एक भाई बता दे कोई भी, या मैं कुछ और बात कर सकता हूँ? हेलो। नहीं भाई साहब, आप बात कर सकते हैं, समय है आपके पास अभी। एक बार बता दीजिए, आवाज नहीं आई थी। नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी टाइम है आपके पास। ठीक है, मैं कितना समय, 5-10 मिनट और? हेलो भाई साहब, 15 मिनट है भाई, 15 मिनट है कम से कम आपके पास। ठीक है, ठीक है। तो ये सब डेटा क्यों छुपाए जाते हैं हमसे? भाई साहब वंदे मातरम। हम जो है, जो अब हमें ये बताया जाता है कि वेस्टर्नाइज्ड जो मेडिसिन है वो अच्छी है, लेकिन हमसे ये डाटा छुपाया जाता है कि जी अमेरिका में कन्वेंशनल मेडिकल इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। मतलब जो दवाइयां हैं वो सबसे बड़ा कॉज है मौतों का। अमेरिका में 7 लाख से ज्यादा मौतें सिर्फ कन्वेंशनल मेडिकल, मतलब गलत व्यक्ति को गलत दवाई देने की वजह से, गलत डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। 7 लाख से ज्यादा मौतें होती है। अब आप बताइए ये क्यों डेटाज हमसे छुपाए जाते हैं? अगर आप रिसर्च कर रहे हो, अगर आप एक बोर्ड में हो जो ड्रग कंपनीज या जो ड्रग के ऊपर या जो वैक्सीन के ऊपर रिसर्च कर रहा है, तो आपका क्या मतलब है? आप एक कंसल्टेंट हो किसी भी ड्रग कंपनी में, किसी भी वैक्सीन कंपनी के लिए, कोई भी वैक्सीन कंपनी हो, उठा के वहां से कोई ना कोई जो है कंपनी, कोई ना कोई उसको एक ऐसी फाउंडेशन फंड करती है जो कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिलेटेड है। एक और इसमें हमारी बात आती है कि जी वैक्सीन तो फ्री पिलाई जाती है, पोलियो की वैक्सीन फ्री पिलाई जाती है। फ्री कुछ नहीं होता दुनिया में, ये आपकी जेब से बस इनडायरेक्ट पैसा लेते हैं। आप टैक्स के पैसे को अपना नहीं मानते हो, और ये डायरेक्ट गवर्नमेंट से सेटिंग होती है, गवर्नमेंट से पैसा जाता है। गवर्नमेंट करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्चती है। भारत को 2011 में एक लास्ट केस आया था पोलियो का, उसके बाद भारत को ये बोल दिया गया कि भारत जो है फ्री है, पोलियो फ्री है। लेकिन आप ये देखिए, एक चीज होती है पोलियो ग्रस्त, ये एक आम चीज थी जिसको बताया गया, जिसके थ्रू वैक्सीन पिलाई गई। 2011 में जब भारत को ये बोला गया कि भारत पोलियो वैक्सीन जो है, पोलियो वायरस फ्री देश है, मतलब भारत में अब पोलियो नहीं है,
तो उसी साल डेटा सर्च कर लेना, उसके बाद की बता रहा हूं। जब भारत को 2011 में फ्री बोला गया, उसके 2-3 साल बाद सर्टिफिकेट मिलता है। तो 2014 में भारत को सर्टिफिकेट मिला था कि भारत पोलियो फ्री है। 2015 में सर्वे हुआ, भारत में एक्यूट पोलियो पैरालिसिस इसको बोलते हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस, ये 13.5 था पर 1 लाख की पॉपुलेशन पर। ये क्यों हुआ था? अब इस टर्म को देखिए, है तो बच्चे को पैरालिसिस ही, लेकिन उसकी टर्म बदल दी गई। किस लिए बदल दी गई? क्योंकि पॉलिटिकल एक एजेंडा है, क्योंकि एक फार्मास्यूटिकल एजेंडा है बच्चे को पैरालिसिस अब भी, लेकिन अब वो क्या है? अब वो बस वैक्सीन की वजह से एक पैरालिसिस हुआ है, लेकिन वो पोलियो नहीं है, पैरालिसिस हुआ है जी। वो कितना है? 13.5 का रेट था 1 लाख की पॉपुलेशन पर। नाम चेंज कर दिया और भारत को बोल दिया पोलियो फ्री है, लेकिन अब ये पैरालिसिस चल रहा है जी, ये पोलियो की वजह से हो गया है। तो ये सब टर्म मैनिपुलेट की जाती हैं, और टर्म मैनिपुलेशन के बाद उस चीज को तो बंद कर दिया जाता है ऑन पेपर्स, लेकिन वो चीजें चलती हैं। लेकिन अब किसको पता है? क्योंकि हमें चीजें दिखाई नहीं जाती। चीजें अब भी चल रही हैं, पोलियो अब भी चल रहा है, या पैरालिसिस उसकी वजह से अब भी चल रहा है, लेकिन हमारे नॉलेज में नहीं है। अभी कोरोना इसलिए चल रहा है क्योंकि कोरोना टीवी पर दिखाया जाता है। जिस दिन टीवी पर आने आंकड़े बंद हो गए, उस दिन हमारे लिए कोरोना भी बंद हो जाएगा। ये हमारे देश की सच्चाई है। हमें ये तो पता होता है कि भाई आज बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने चांद देखा या ना देखा, आज वो इतना ये सूट पहन के आई थी, इस कलर की साड़ी पहन के आई थी। हमें ये नहीं पता कि पोलियो की वैक्सीन की वजह से जी कई लाख बच्चों को पैरालिसिस हुआ था, उनके हालात क्या है। आज तक किसी को ये नहीं पता कि कोई भी बच्चा जब पोलियो की वैक्सीन पीता है तो उसके स्टूल्स में, मतलब उसकी लैट्रिन में पोलियो का वायरस आता है। और जिन जिन कंट्रीज में, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिन जिन कंट्रीज में सैनिटेशन की फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, उनमें पोलियो की वैक्सीन की वजह से ही फैला था। तो भारत में तो थी नहीं, तो भारत में पोलियो कहां से आया? इन्फेक्शन से आया या पोलियो की वैक्सीन से आया? जो केसेस बढ़े, जो स्टैट्स में दिखाए गए, वो किसकी वजह से आए? जो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से आए या वैक्सीन की वजह से आए? जब किसी भी बच्चे को पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है तो उसके स्टूल्स में P3 मिलता है, पोलियो का 3 नंबर का वायरस मिलता है। ये स्टेजिंग वो है, टाइप्स होते हैं, और वो P3 का डेंजरस वायरस था जिसकी वजह से आगे चलकर पोलियो होता था। तो पोलियो की वैक्सीन की वजह से, लेकिन हमेशा आंकड़े छुपाए जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप फेयर रिसर्च करते हैं, अगर आप फेयर कोई मेडिसिन लेके आते हैं जो सही मायने में फायदा करती है, तो मैं खुद एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, हम खुद एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। लेकिन सिर्फ वैक्सीनेशन के नाम पर, सिर्फ दवाइयों बीमारियों के नाम पर एक लॉबी खड़ी हो रही है जो हम सबको बीमार कर रही है, वो चीज हमारे गले नहीं उतर रही है। और प्रॉब्लम ये है कि हमें उस चीज की जानकारी नहीं है। तो मेरा बस इतना कहना है कि इसमें से आपको कुछ चीजें नहीं भी मिलेंगी, उनको वेरीफाई कीजिए। हमारे पास डेटाज हैं, ऑन रिकॉर्ड डेटाज हैं, आरटीआई के डेटाज हैं, गवर्नमेंट के डेटाज हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटाज हैं। इनको वेरीफाई कीजिए, क्योंकि चीजें बहुत गलत हो रही हैं। हमारे पास समय है, हमारे बच्चों के पास नहीं होगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा जीन कमजोर होता आ रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमें कमजोर किया जा रहा है। इससे ज्यादा क्या होगा कि एक 5 साल के बच्चे को कैंसर हो रहा है, 7 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है, 12 साल का बच्चा आपके सामने रो रहा है और ये कह रहा है कि मुझे बस दर्द से छुटकारा दे दो। सोचकर देखो उसकी मां की क्या हालत होगी। क्या हम सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि ये आग हमारे घर तक कब पहुंचेगी? कहीं ना कहीं बीमारियां अब भी हमारे घर में है, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो रिपोर्ट्स में नहीं आई है। तो मेरा ये कहना है कि वो रिपोर्ट्स में आने से पहले ही हमें उन पर काम करना होगा। एक बच्चे को जहर देना बंद करो ताकि वो आगे चलकर बीमार न हो। डर का व्यापार बनाया गया है, सिर्फ डर का व्यापार। उसकी वजह से ये फायदा उठा रहे हैं कि जी ये भी दे दो, वो भी दे दो। अमेरिका में 50 से ज्यादा वैक्सीन एक बच्चे को दी जाती है।
और स्टैट्स हैं कि अमेरिका में सबसे ज्यादा बीमारियां बच्चों की अमेरिका में है। भारत में भी पूरी तैयारी हो रही है, 15, 20, 25 वैक्सीन तो भारत में भी लगती हैं। जिस दिन 50 लगनी शुरू हो जाएंगी और बीमारियां बढ़ जाएंगी। मेरे खुद जानकार हैं, मेरे एक मित्र से अभी कुछ दिन पहले ही बात हुई थी, वो ये कह रहा था कि बच्चे को, मेरे भतीजे को जो है ऑटिज्म की बीमारी है और जो है वो वैक्सीन की वजह से हुई है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वो हम भारत में रहते हैं, हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। अमेरिका में वैक्सीन इंजरी कंपनसेशन प्रोग्राम चलता है, एक एक्ट है कि अगर वैक्सीन की वजह से इंजरी है तो कंपनसेशन देना पड़ेगा कंपनी को। और आप सोच सकते हैं कि कंपनियों ने माता पिता को, अमेरिका में माता पिता को 4 बिलियन से ज्यादा जो है कंपनसेशन अभी तक दे चुके हैं। सिर्फ 35 साल हुए हैं इस प्रोग्राम को चलते हुए। और किस रूप में? वो सेटलमेंट के रूप में। वैक्सीन इंजरी कंपनसेशन प्रोग्राम, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप लिख लीजिए और सर्च कीजिए। वैक्सीन इंजरी कंपनसेशन प्रोग्राम अमेरिका में चलता है, 4 बिलियन से ज्यादा दे चुके हैं सिर्फ 35 साल में ही। भारत में है ऐसा कोई कंपनसेशन प्रोग्राम जो चलता हो, ताकि किसी बच्चे को अगर पैरालिसिस हुआ है, किसी बच्चे को इंजरी हुई है, किसी बच्चे की डेथ हो गई है वैक्सीन की वजह से, तो उसको जो है कंपनसेशन दे, कंपनी दे या कोई भी सरकार दे? ऐसा कोई नहीं है। और कितनों ने सुना है कंपनसेशन प्रोग्राम के बारे में? किसी ने नहीं सुना। जो गलत चीजें हैं वो छुपाई जा रही हैं, जो गलत चीजें हैं वो हमारे सामने ठीक करके प्रदर्शित की जा रही हैं, और जो ठीक चीजें हैं वो छुपाई जा रही हैं। ये डेटा है, ये ऐसे डेटाज हैं कि ये हमारे सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी डॉक्टर किसी बीमारी की सर्जरी करता है तो अस्पताल में पहले ही आपसे साइन करा लेता है कि भाई अगर कुछ हो गया तो रिस्क मेरा नहीं है, आप जिम्मेदार होगे, मैं बस करने वाला हूं, ताकि मेरे ऊपर कोई लीगल एक्शन ना हो। ये हर कोई डॉक्टर साइन करा लेता है, आपको सब कुछ डिटेल में बता भी देता है कि भाई ये चीजें हैं, ये होनी है, इतने पैसे लगेंगे, इतना रिस्क है, इतने % जान बचेगी, इतने % नहीं बचेगी। लेकिन कभी आज तक किसी भी वैक्सीन कंपनी वाले ने या किसी भी डॉक्टर ने या किसी भी नर्स ने वैक्सीन पिलाने आई तो उसने बताया कि इसमें बंदर की किडनी का सेल है? आज तक किसी ने बताया कि इसमें मुर्गे के भ्रूण का सेल है, उसका खून मिलाया जाता है? किसी ने नहीं बताया। किसी ने बताया कि एल्यूमिनियम नामक जहर इसमें है? किसी ने बताया थिमरोसेल नामक जहर इसमें है? कोई नहीं बताएगा। क्यों? सबके अपने एजेंडे हैं जी। अगर किसी के बच्चे को कुछ हो भी गया तो हमें उससे क्या, ये सोच है। अगर बच्चे को वैदिक दिनचर्या अपनाई जाए, और आजकल क्या है कि पहले जो है जात कर्म संस्कार होते थे कि बच्चे को आयुर्वेदिक औषधियां दी जाती थी, सोना चटाया जाता था। अगर वो जात कर्म संस्कार 14 साल तक बच्चे का किया जाए तो बच्चे को, और वैदिक दिनचर्या अपनाई जाए तो बच्चे को बीमारियां नहीं होंगी, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। कोरोना का टाइम चला हुआ है, अब भी आपके सामने उदाहरण आए होंगे। कोई व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड मरीज के पास गया और उसको कोरोना लग गया, वो इन्फेक्टेड हो गया। दूसरा व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड मरीज के पास गया लेकिन वो बच गया, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग था। तो वैक्सीन देने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता। कि अगर आप अपने बच्चे को, उदाहरण दे देता हूं कि अगर आपका गोल क्या होता, अपने बच्चे को सारी सुख सुविधाएं देना। कभी आपने ये सोचा है कि आप जाने से पहले अपने बच्चे को किराए का घर देंगे? सभी ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को खुद का घर दे के जाएं। तो आप अपने बच्चे को एक वैक्सीन की किराए की इम्यूनिटी क्यों देना चाहते हो? ऐसा काम कीजिए, वैदिक दिनचर्या दीजिए, जात कर्म संस्कार कराइए, स्वर्ण प्राशन कराइए, कि ताकि आपके बच्चे का अपना घर हो, उसकी खुद की इम्यूनिटी हो। सरकार के लिए आपका बच्चा सिर्फ एक इंजेक्शन का कंज्यूमर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बच्चा आपका है, सरकार का नहीं है। इसलिए मैं बस यही कहते हुए अब बंद करता हूं। मैंने कोशिश की है कि इतने कम समय में इस बड़े विषय को लूं, क्योंकि ये विषय थोड़ा सा ज्यादा समय का है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वैदिक दिनचर्या अपनाओ, जात कर्म संस्कार, स्वर्ण प्राशन कराओ बच्चे का, ताकि बच्चे की खुद की इम्यूनिटी बने, किराए की नहीं, और ये जहर बच्चे के शरीर में ना जाए।
धन्यवाद मेरी तरफ से। जय हिंद।